वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इसमें हम बात करने जा रहे हैं एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में। तो ये देखते हैं, हमारे पास एक एप्पल है, एक सेब हो गया ये, और एक अमरूद है। तो इसके हम कुछ फीचर्स देख सकते हैं, जैसे लाल कलर का है और इसका शेप कैसा है। इसमें भी गोल शेप का है, ये हरे कलर का है। तो इनके बीच तो डिफरेंस किया जा सकता है कि अब ये अगर मशीन्स को सिखा दो तो अगर कुछ नया आएगा एप्पल तो बता देगा हाँ ये एप्पल है या फिर हाँ ये गुआवा है। तो ये तो इजीली डिफरेंशिएबल लग रहा है कि ये एप्पल है, गुआवा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा केस आए तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिले। अब इसको बता पाना कि एप्पल है या गुआवा थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से देखो तो पता चलता है, हाँ थोड़ी बहुत बारीकी है, क्योंकि अब हम कलर से नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ ये लाल है तो एप्पल होगा। यहाँ कुछ और फीचर देखने पड़ रहे हैं, हाँ थोड़ा शेप देखना पड़ रहा है, शेप के बाद कुछ और टेक्सचर देखना पड़ रहा है, कुछ कुछ और फीचर्स देखने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक फीचर पे डिसाइड नहीं हो रहा। तो ये सीधा सीधा हाँ या ना का नहीं है कि हाँ ये सेब हो गया या वो हो गया, अमरूद हो गया। तो ऐसे केसेस में ही अपना सपोर्ट वेक्टर मशीन उभर के आता है, अच्छा काम करता है ऐसे इन चीज़ों के लिए। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का तो इस्तेमाल ऐसी जगह पे करेंगे। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। ये क्लासिफिकेशन का भी काम करता है और रिग्रेशन का भी काम करता है, दोनों करा सकते हैं हम सपोर्ट वेक्टर मशीन से। जब हम इसे सपोर्ट वेक्टर मशीन से क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर। और जब इनसे हम करवाएंगे रिग्रेशन का काम तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम। और अगर मैं कहूँ कि तो इस पूरे वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन के वहाँ पे सपोर्ट वेक्टर मशीन को एसवीसी बोलूँगा, और रिग्रेशन के वक्त एसवीएम को एसवीआर कहूँगा, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है, कर्नलाइज्ड एसवीएम। ठीक है, तो ये जब आएगा कर्नल्स और इसके बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। अभी बस मैं बता दे रहा हूँ कि कर्नलाइज्ड एसवीएम को मैं सिर्फ एसवीएम से डिनोट करूंगा या एसवीएम बोलूंगा। इस एसवीएम खाली बोलने का मतलब है कि मैं कर्नलाइज्ड एसवीएम ही बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये भी क्लासिफिकेशन में ही आता है, क्लासीफायर ही है ये भी एक तरह का। तो तो ये तीन चीज़ें आएंगी आगे। तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से। चलिए इसके कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ एसवीएम के। जैसे कि ये हो गया कि एक एडवांटेज ये हो गया कि इसको आउटलायर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो इसमें क्या है फ़र्क उसी से पड़ता है वो पॉइंट्स जो डिसीजन लाइन के काफ़ी ज़्यादा पास हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स डिसीजन लाइन के पास है सिर्फ उन्हीं से फ़र्क पड़ता है, आउटलायर से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक और वो हो गया, तो आउटलायर से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हो गया कि ये क्या होता है ना, अपना एसवीएम थोड़ा जनरलाइज सोल्यूशन देता है, जनरलाइज्ड होता है ज़्यादा। इससे ये फायदा है कि क्या है ना, ओवर फिटिंग का जो खतरा है ना वो कम हो जाएगा। जनरलाइज्ड होगा तो ज़्यादा जगह पे एप्लीकेबल होगा। ओवर फिटिंग क्या होता है, अपना ट्रेनिंग डेटा पे ज़्यादा सही काम कर रहा है, बाहर कर ही नहीं रहा। तो जनरलाइज्ड होता है, इसीलिए ये ओवर फिटिंग से थोड़ा सेफ रहता है, ओवर फिट सेफ है ये कह सकते हैं, ओवर फिट होने के चांसेस कम है। एक और एडवांटेज ये हो सकता है कि हाँ कर्नल ट्रिक, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कर्नल ट्रिक, कर्नल फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है, एसवीएम की जान है एक तरह से ये। ठीक है, अब देख लेता हूँ इसके यूजेस कहाँ होंगे। मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे रियल लाइफ यूजेस कहाँ थे। एक हो जाता है अपना इमेज क्लासिफिकेशन। ठीक है, इमेज रिकॉग्निशन या इमेज क्लासिफिकेशन में। फिर दूसरा आता है ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट रिकॉग्निशन में वगैरह में। फिर आता है एक कैंसर, कैंसर डिटेक्शन। ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हम एसवीएम एल्गोरिदम जनरली यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें ये भी एक तरह का बाइनरी क्लासिफायर भी है। और कुछ डेटा लेके देखते हैं कि ये लीनियर क्लासिफायर से अलग कैसे है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये कुछ अपना नेगेटिव डेटा है, कोई क्लास है नेगेटिव क्लास, डेटा पॉइंट्स है सारे, और ये अपना पॉजिटिव क्लास हो गया। और अगर हम लीनियर क्लासिफिकेशन से कोई आंसर निकाले होंगे तो एक बेस्ट फिट लाइन है कि वो कुछ ऐसी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मैं इस एग्जांपल में ये वाली लाइन लेता हूँ। अब मान लीजिए हमारा नया डेटा कुछ आया जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो आया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कुछ ये रही। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, अब कायदे से अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव क्लास के काफ़ी करीब है। ठीक है, तो हमें कायदे से पॉजिटिव डेटा होने के ज़्यादा चांसेस हैं, नेगेटिव से तो काफ़ी दूर है, नेगेटिव क्लास का क्लस्टर तो इधर बना हुआ है और ये डेटा इधर है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जो अपना लीनियर क्लासिफिकेशन से आंसर क्या आएगा, इस लाइन की इस तरफ है तो ये नेगेटिव ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत साबित हो सकता है, ज़्यादा चांस है कि गलत हो। तो यहीं पर आता है अपना सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये, और इसमें सबसे क्लास का सबसे बाहरी हिस्सा ये और ये, इनके बीच से एक पैरेलल लाइन गुजारते हैं, इसके बीच से ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी हुई, इनके एग्जैक्ट बीचों बीच एक और लाइन, ये हुआ अपना क्लासिफिकेशन लाइन हो गई। ठीक है, इसके एक तरफ पॉजिटिव क्लास, दूसरी तरफ नेगेटिव क्लास, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर है, और ये लाइन काली और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन। तो ये क्या हुआ कि अब जो ये डॉटेड डैश लाइन है, इसके ऊपर की तरफ हो गए सारे पॉजिटिव क्लास और इसके नीचे की तरफ हो गए नेगेटिव क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। और अगर मैं देखूं तो जो ये डिस्टेंस होती है, ये जो कंप्लीट लाइंस है ना, जैसे कि ये वाली, हाइलाइटर से दिखाता हूँ कौन सी लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको कहते हैं गटर। ठीक है, ये गटर लाइंस है, ये वाली लाइन जो मैंने अभी हाईलाइट किया लेजर पॉइंट की, और ये वाली लाइन जो दो पैरेलल लाइन बनाई, गटर लाइन। और जो ये बीच की लाइन है डैश लाइन, इसको कहते हैं हम हाइपर प्लेन, जो कि क्लासिफिकेशन लाइन भी है। और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों, ये क्लासिफिकेशन लाइन और गटर यानी हाइपर प्लेन और गटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। इस केस में दोनों तरफ से मार्जिन बराबर है, यही दोनों मार्जिन है। ठीक है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्लासिफिकेशन लाइन या फिर तो बोलते हैं हाइपर प्लेन। और जो ये हो गई, ये और ये हो गई अपनी गटर। ठीक है, और इस पूरे को ही गटर क्लासिफिकेशन हाइपर प्लेन, उसके बीच का जो एरिया है, इस पूरे को स्ट्रीट बात बोलते हैं। ये ध्यान से देखो तो आप स्ट्रीट जैसा ही है, ऐसा है कुछ, सड़क भी तो ऐसा ही बनाते थे बचपन में ड्राइंग में, तो इस पूरे को कहते हैं स्ट्रीट। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ हार्ड मार्जिन क्लासिफिकेशन और क्या होता है और उसमें क्या फायदे नुकसान है। के लिए ये हटा देता हूँ सब। ठीक है, तो इसमें जो हमने लाइन बनाई थी, वो सबसे इस क्लस्टर के सबसे बाहरी वाले डेटा पे, जो डेटा इस क्लस्टर से सबसे दूर है, दूसरे क्लस्टर की तरफ है, और इसमें जो डेटा सब इन क्लस्टर से सबसे दूर है और नेगेटिव क्लस्टर की तरफ है, यानी ये वाला, इनके बीच पैरेलल लाइन खींची थी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर डेटा सेट हमारा कुछ ऐसा हुआ, तो कि एक आउटलायर आ गया इधर। ठीक है, एक आउटलायर आ गया, तो ये क्या करेगा कि एक इस क्लास पॉजिटिव क्लास में सबसे बाहर डेटा ये वाला है, तो एक लाइन यहाँ से खींच दी, और नेगेटिव क्लास में सबसे बाहर दूसरे क्लास की तरफ डेटा ये वाला है माइनस, जो यहाँ पे एक लाइन खींच दी और इसी के बीच खींच दिया, फिर हाइपर प्लेन इन दोनों के बीच में आ जाएगा कहीं। ठीक है, अब अगर कुछ नया डेटा आया इधर, वो कुछ नया डेटा आ गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो क्या करेगा, वो नेगेटिव क्लास में क्लासिफाई कर देगा, जो कि गलत है, कायदे से पॉजिटिव के पास है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं हार्ड मार्जिन। इसमें ये देखता नहीं है कि क्लासेस किधर है, क्लस्टर किधर है, क्या किधर है, ये देख लेता है सबसे दूर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है इस क्लास का, वो, और दूसरे क्लास का कौन सा डेटा सबसे दूर है, उनके बीच बना देता है गटर्स, और फिर उन दोनों के बीच मार्जिन लेकर बन जाता है हाइपर प्लेन। तो यहाँ पे अगर हम आउटलायर आ गए, जैसे ये वाला पॉइंट था आउटलायर, तो ये आउटलायर क्या करेगा ना, दिक्कत कर देगा। तो ये था हार्ड मार्जिन, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है किसके लिए, हार्ड मार्जिन सेंसिटिव होता है आउटलायर्स के लिए। ठीक है, आउटलायर्स आ गए तो ये दिक्कत देगा, तो ये काफ़ी सेंसिटिव है आउटलायर्स अगर आए तो। ठीक है, अब देखते हैं इसको ठीक कैसे करें, इसका सल्यूशन क्या है। इसका सल्यूशन ये है कि अब देखो, अगर मैं इस क्लस्टर को कंप्लीट कर लेता हूँ, उस इस आउटलायर को इग्नोर करूँ और अपना जो मार्जिन है वो बनाऊँ मैं इनके बीच,
यहाँ से कोई एक डेटा और यहाँ से कोई एक डेटा, और फिर ये। अब मैंने क्या किया कि ये तो बना दिया या इसके हिसाब से, लेकिन जो ये लाल था ये तो गलत क्लासीफाई हो गया, ये तो उधर आ गया। तो मैंने ट्रेनिंग डेटा में एक डेटा पॉइंट उधर क्लासीफाई हो गया। तो इसको क्या बोलूँगा, ये मार्जिन वायलेट कर रहा है, तो मार्जिन वायलेशन हो गई यहाँ पे। ये मार्जिन के उस तरफ है, मैंने ये मार्जिन बनाई और ये मार्जिन के गलत साइड है, ये गलत ही क्लास में बैठा हुआ है, मैंने मार्जिन वायलेशन कर दी। लेकिन मेरा फ़ायदा ये हुआ कि अब कोई अगर नया डेटा आएगा, इस तरफ आया या फिर इधर कहीं आया, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सही जगह क्लासीफाई हो, क्योंकि ये जो स्ट्रीट बनी हुई है काफ़ी सही बनी हुई है, हाइपरप्लेन काफ़ी बेटर पोजीशन पे है। हालांकि जो हार्ड वाले केस में था, आउटलायर आ जाता था तो हार्ड मार्जिन बहुत ही ख़राब बनती थी, जो मार्जिन हाइपरप्लेन बनता था। इस केस में काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि सही आंसर आए। तो ये था सॉफ्ट मार्जिन क्लासीफायर। और लेकिन जो मैंने कहा कि मैंने पहले डेटा पॉइंट किसके खिला, इसके और इस पॉइंट के अगेंस्ट मैंने ये दोनों गटर प्लॉट किए। तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्यों क्या मैं इस ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के अगेंस्ट नहीं कर सकता, इसके बीच में मैं गटर बनाऊँ, स्ट्रीट फिर बने, या फिर ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन से दो पॉइंट्स, कौन से दो डेटा पेयर्स लेना है जिनके बीच हम गटर प्लॉट करें जिन, ठीक है। तो वो हो सकता है अपना क्रॉस वैलिडेशन से वो डिटरमाइन होगा कौन से केसेस में बेस्ट फिट आ रहा है, कौन से केसेस में बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। ये क्रॉस वैलिडेशन से डिसाइड होकर हमें एक फाइनल पैरामीटर मिल जाएगा, मतलब कौन से वालों को हमें चूज करना है जिनके बीच हम गटर प्लॉट करेंगे। और जिनके बीच ये गटर प्लॉट होता है उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे ये अभी जो केस है जिसमें मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये हटा देता हूँ मैं। अभी जो मैंने कर रखा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, सॉरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों को ही कहते हैं, ये हो गया अपने सपोर्ट वेक्टर्स। क्योंकि ये वो क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रीट को एक तरह से मतलब सपोर्ट कर रखा है, दोनों के एंड, दोनों एक एक एंड से पकड़ा हुआ है, तो इसने ने इनका नाम सपोर्ट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्ट्रीट एक पैरामीटर के बारे में, हाइपर पैरामीटर जो है सी। ठीक है, सी हाइपर पैरामीटर ये क्या करता है कि ये इसकी वैल्यू अगर हम कम होगी, जैसे 0.1 या 1 कुछ कम होगी, तो जो अपनी स्ट्रीट की विड्थ होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और स्ट्रीट की विड्थ ज़्यादा होगी तो मार्जिन वायलेशंस भी ज़्यादा होंगे। और अगर सी की वैल्यू अपनी ज़्यादा होगी तो जो स्ट्रीट होगी ना वो नैरो होगी, काफ़ी पतली स्ट्रीट होगी, और इस केस में मार्जिन वायलेशंस भी कम होंगे। लेकिन अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखें कि जो केस है जिसमें सी की वैल्यू कम है, तो ये केस ज़्यादा जनरलाइज्ड है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जनरल अप्रोच ये है, ज़्यादा जनरलाइज्ड तरीका ये है कि सी की वैल्यू हम कम रखें। तो और सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये इतना जनरल केस नहीं रहा। तो अगर आपका ये मॉडल एसवीसी का मॉडल अगर आपका ज़्यादा ही ओवरफिट कर रहा हो, तो आप सी की वैल्यू डाउन करके देख सकते हैं कि थोड़ा रेगुलराइज कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि एक डेटा केस लेते हैं, केस लेते हैं, डेटा सेट लेते हैं, तो उस पर देखते हैं कि क्या दिक्कत आ सकती है इस पर। ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। तो मैं डेटा ले रहा हूँ कि लोगों का बीएमआई हमारे पास है, और हमको क्या करना है, बताना है कि वो हेल्दी है अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा पॉइंट्स हो गए और ये कुछ और डेटा पॉइंट्स हो गए। तो ये क्या है, मान लेते हैं 15, 18 और ये 19, 21, 23, और वापस से ये 24, 27 ऐसे कुछ है। अब अगर मुझे क्लासिफाई करना है बंदा हेल्दी है कि अनहेल्दी, तो ध्यान से देखिए, अगर आपकी बीएमआई कम है, इस रेंज में है, तो आप इसमें भी अनहेल्दी हैं। और अगर आपकी बीएमआई ज़्यादा है, ठीक है, तो ओवरवेट है तो भी अनहेल्दी है। हेल्दी वेट के लिए एक ही केस है कि आपकी बीएमआई सर्टेन रेंज में होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, तब आप हेल्दी है। तो इस टाइप के डेटा को क्लासिफाई करना मुश्किल है। एसवीसी जो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन है, कैसे करेगा क्लासिफाई, एक लाइन यहाँ खींच सकता है या यहाँ कहीं खींच देगा, तो भी ये कुछ अच्छे से क्लासिफाई कर नहीं पाए, यहाँ खींच ली, यहाँ खींच ली, तो क्लासिफिकेशन सही से हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे अब क्या करें, तो यहाँ पे आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करेगा ना कि ये जैसे कि ये बीएमआई था,
तो BMI था एक्स एक्सिस पे हमारा, ये BMI था। तो वो क्या करेगा, BMI स्क्वायर मान लो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये लाल पॉइंट इसका स्क्वायर कुछ ऐसे, 18 का कुछ ऐसे, फिर इसका ऐसे पॉइंट्स आ गए और ये पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब मैं इसको हायर डायमेंशन में ले गए। ठीक है, इसी इसी 1D डेटा को 2D बना दिया, सर्टेन हायर डायमेंशन में ले गए। अब मैं क्या एक सर्टेन क्लासीफायर या सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर से इनके बीच कोई डिफरेंस ला सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा इस लाइन से, या 3D में होता तो कोई प्लेन उन्हें काटती, हाइपर प्लेन ऐसे मिल जाती हमें। तो मैंने क्या किया कि डायमेंशंस बढ़ा दी उसकी, सपोर्ट वेक्टर मशीन ने क्या किया कि डायमेंशन बढ़ा दी, ताकि हमें डेटा को अब मैं लीनियरली मतलब एक लाइन से या एक प्लेन से या 4D में कुछ और से मैं अब लीनियरली उन्हें सेपरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही काम है सपोर्ट वेक्टर मशीन का। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को जैसे हम कर नहीं पा रहे थे पहले इस टाइप की क्लासिफिकेशन, तो अब वापस हो सकती है वो क्लासिफाइड। तो अपने एसवीएम ने क्या किया कि सबसे पहले लोअर डायमेंशन में स्टार्ट किया, लोअर डायमेंशन में था उसको कन्वर्ट किया कैसे करके हायर डायमेंशन में। उसके बाद वहाँ पे एक खोज दी कोई क्लासिफिकेशन लाइन एसवीसी। तो इन 3 स्टेप से एसवीएम ने अपना क्या किया, निकाला बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो एसवीएम ने ऐसे किया कैसे कि हायर डायमेंशन में जाके उनके बीच का रिलेशन है, हायर डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कैसे किया। तो ये वो क्या होता है ना, उसके पास कर्नल्स होते हैं, तो ये कर्नल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने एसवीएम ने ट्रांसफ़र किया। तो कर्नल्स के बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे अच्छे से, कितने टाइप के कर्नल्स होते हैं, क्या होता है, कैसे काम करता है सब। और एक और बात, मैंने बताया था कि एसवीसी बाइनरी क्लासिफायर है, तो दो चीज़ में बांट सकता है, हाँ या ना। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपने पिछले वीडियो में देखा होगा स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में, कैसे ये बाइनरी क्लासिफायर्स को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से एसवीसी भी काम करेगा। तो जो ये सपोर्ट वेक्टर मशीन होता है ये काफ़ी ही वर्सेटाइल होता है। अभी हमने देखा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम, लीनियर नॉन लीनियर। अब इसमें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर क्या करता है, इससे हम लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो दो क्लासेस हो उनके बीच में हमें सबसे बड़ी से बड़ी स्ट्रीट फिट करनी है। ठीक है, और अपना जो वो होना चाहिए, अपना जो मार्जिन वायलेशंस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में क्या एम है, एम हल्का सा चेंज है इसमें, है कि अपनी जो स्ट्रीट है ना, तो स्ट्रीट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्ट्रीट्स पे होने चाहिए। स्ट्रीट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हो, जो डेटा पॉइंट्स हो, ट्रेनिंग इंस्टेंसेस है वो स्ट्रीट पे होने चाहिए। और मार्जिन वायलेशन तो कम होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हल्का सा डिफरेंट हो गया उससे। और इसका जो हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो रेगुलराइजेशन पैरामीटर है ना इसमें, उसको हम एप्साइलन कहते हैं। जैसे सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में सी था, यहाँ पे एप्साइलन हो गया। तो एप्साइलन क्या करता है, ये स्ट्रीट की वैल्यू डिटरमाइन करता है। अगर एप्साइलन की वैल्यू ज़्यादा है तो अपना स्ट्रीट थिक होगा, मतलब स्ट्रीट की विड्थ ज़्यादा होगी। और अगर एप्साइलन कम है तो स्ट्रीट की विड्थ कम है। जैसे कि इस ग्राफ में देखिए, इसमें एप्साइलन 1.5 के लिए ये बना रखा है, और एप्साइलन 0.5 के लिए स्ट्रीट थोड़ी नैरो है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़, मान लीजिए कि कुछ नए डेटा पॉइंट्स आए यहाँ पे स्ट्रीट के अंदर ही, तो इससे क्या होगा, तो अपना मॉडल का जो प्रेडिक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये है कि अपना ऑब्जेक्टिव भी तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्ट्रीट पे ही हो, तो ये सारे पॉइंट स्ट्रीट पे ही हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम इसी लाइन में काम कर रहे थे पहले, अभी भी उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, स्ट्रीट के अंदर ही डेटा आया नया वाला। तो अगर ट्रेनिंग की डेटा और हो और वो स्ट्रीट पे ही हो तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अपने प्रेडिक्शंस पे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो अपना रिग्रेशन है एसवीसी का, एसवीएम का रिग्रेशन है, तो ये एप्साइलन इनसेंसिटिव है, एप्साइलन इनसेंसिटिव होता है ये, इससे इस पे इफेक्ट नहीं करता एप्साइलन, इसीलिए ये एप्साइलन इनसेंसिटिव कहलाता है। तो आगे चल के जब इस पे एसवीसी एसपीआर दोनों पे प्रोजेक्ट कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, अगर अभी इतना क्लियर नहीं है। थियोरेटिकल ज़्यादा कुछ इतना फर्क है नहीं, बस हम ये है कि एसवीएम बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। हम क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, लीनियर हो नॉन लीनियर हो, हम रिग्रेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर हो नॉन लीनियर हो। तो आगे चल के प्रोजेक्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। धन्यवाद, और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल।